ज़रा टॉपिक का मतलब समझ लीजिएगा और उसका न्यूमेरिकल समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। अब ये हेडिंग को देख करके समझ में कुछ आया नहीं होगा, नहीं है ना। अच्छा, इसमें कहा टू शो दैट द सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन इज अ सर्कल। एक आप बॉल लीजिए, फुटबॉल लीजिए और उसको ऐसे काट दीजिए, बीच से काट दीजिए, कहीं से काट दीजिए, और काटने के बाद जैसे ये हमने एक फुटबॉल लिया है, नहीं फुटबॉल, इसको ऐसे काट दीजिए। काटने के बाद इसको खोलिए तो इसका जो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा आपको? सर्कल दिखेगा? नहीं दिखेगा। वही आपसे बात कर रहा है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर कुछ है, मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, इतना छोटा स्फीयर बनाओगे। अच्छा, इधर देखिए, इसको हमने ऐसे कट कर दिया, तो कट कर दिया तो ऐसे चाकू से एक धार बन गई, नहीं बन गई? अगर इसको काट के खोल दो, ठीक है, बोर्ड नहीं, बोर्ड थोड़ी काट देंगे, तो आपका इसको ऊपर देखोगे तो गोल गोल दिखाई पड़ेगा, इससे सर्कल टाइप का। तो ये सर्कल दिखाई पड़ेगा, ये सर्कल दिखाई पड़ेगा, और ये सर्कुलर पार्ट है, इसी सर्कल के बारे में बातें कर रहे हैं, इसी सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। यानी एक तरीके से सर्कल स्फीयर में किसी प्लेन के द्वारा कटा हुआ है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसका ये सेंटर है। अब इसका नाम को दे दो, हमने इसका नाम सी दे दिया, ठीक है, और ये हमने पी दे दिया। क्या आप कह सकते हो ये क्या चीज़ है? ये रेडियस ऑफ स्फीयर है कि नहीं है? यानी अगर मैं कहूँ आपसे ओपी क्या है, तो आप कहेंगे ओपी इज इक्वल टू आर है, जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। और ये इससे डिस्टेंस है। ये क्या है? ये सीपी क्या है? रेडियस किसकी? रेडियस ऑफ सर्कल। सीपी जो है, इसको स्मॉल आर मान लो, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, और ये हाइट h है। ओसी जो है यहाँ पर हाइट है h, और ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये तो फंडा हुआ जाकर के कि ये किस सर्कल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय ए प्लेन इज ए सर्कल। इसे शो करना है, वो तो बात की बात है, वो तो डायग्राम से हमने शो किया। क्या आप ओपी सीपी और ओसी में कोई रिलेशन देख रहे हैं? पाइथागोरस, अगर हम इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ पी सी ले लें, तो क्या आप लिख सकते हैं कि ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर? तो यहाँ से अगर हम आपसे कहें सी पी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे अंडर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू होगी अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कह सकते हैं। पहुँचे यहाँ तक? अब जरा समझने की कोशिश करिए, नोट कर लिया? कैपिटल आर स्क्वायर अगर लिखा होता, जरा समझिएगा, अगर यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर लिखा होता तो इसका अंडर नहीं, केवल कैपिटल आर स्क्वायर लिखा होता, केवल कैपिटल आर स्क्वायर लिखा होता तो इसकी वैल्यू रूट के बाहर निकलती आर। तो आप कह सकते थे कि आर की वैल्यू किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। आपने कैपिटल आर स्क्वायर में कुछ माइनस कर दिया, तो यानी ये वैल्यू आर स्क्वायर से थोड़ा सा कम हो गई, तो वैल्यू आर से कुछ छोटी हो गई, और ये रिजल्ट है किसके इक्वल? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन आर है ना? नहीं है। तो स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन आर होगी जब, तो उसको हम कहेंगे स्मॉल सर्कल। क्या कहेंगे इसको? स्मॉल सर्कल। मतलब लिखेंगे यहाँ केस 1 लिखेंगे, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। बड़ा तो कैपिटल आर है ना भाई, कैपिटल आर में कुछ माइनस किया तब आपको स्मॉल आर मिला, तो छोटा कौन हो गया? स्मॉल आर। तो व्हेन, ये व्हेन लिखा हुआ है, राइटिंग बड़ी गंदी है। स्मॉल आर इज लेस देन आर, देन इट इज कॉल्ड स्मॉल सर्किल, देन इट इज कॉल्ड स्मॉल सर्किल, स्मॉल सर्कल। जरा समझिएगा, अगर ये वैल्यू
ये जो h0 हो जाए तो क्या ये प्लेन यहाँ नहीं पहुँच जाएगा और तब ये बड़ा सबसे बड़ा सर्किल नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, सबसे बड़ा यही सर्किल होगा। तो दूसरा केस ये है कि अगर h0 हो जाए तो क्या आप कह सकते हैं कि स्मॉल r एक्चुअली कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा? तो इसको हम कहते हैं ग्रेट सर्किल। वैसे तो बिग सर्किल कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक महानता उसकी दिखाई गई है, देन इट इज़ कॉल्ड ग्रेट सर्किल। स्फेयर नहीं, ये जो सर्किल बन रहा है इट इज़ कॉल्ड ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्कल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाली कैसे जाए, तो ज़रा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन ज़रा। हम लिख इसलिए ले रहे हैं कि जब आप उसको क्वेश्चन हम बोलते हैं ना, तो उस क्वेश्चन को हम अपने बोलते वक्त अपने सामने स्क्रीन पे लगा देते हैं तो स्टूडेंट को दिखाई पड़ने लगता है। लिखिए ज़रा, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 8x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 45 इज इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का लिख रहा है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, किसका दिया है वो हम नहीं लिख रहे हैं। क्या दिया है जरा देखिए, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 45 इज इक्वल टू 0, और ये दिया है x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। अच्छा, आपसे कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल का निकालना है, सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है, और यहाँ तो दिया गया है ये तो स्फेयर का इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसका है? इक्वेशन ऑफ स्फेयर दिया है और ये प्लेन दिया गया है, तो ये क्या लफड़ा है। और आपसे कह रहा था फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, और सर्कल दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब इसी में कहीं सर्कल छुपा हुआ है। तो हमने क्या किया भाई, किसी की खोपड़ी ऐसे स्फेयर टाइप की है, मैंने लिया तलवार, सड़ाक से मार दिया, ऐसे मार दिया तो क्या दिख गया हमको, खोपड़ी जब तरबूज ऐसे कट गई बीच से तो हमको ये सर्कल दिख गया, ये देखो सर्कल है। तो जो तलवार से मारा वो प्लेन था। नहीं, हाफ कर दे मतलब, एक मिनट भाई, यानी इस प्लेन ने इस स्फेयर को कट किया और उसके क्रॉस सेक्शन जहाँ पे हुआ, जहाँ कट किया वहाँ सर्कल बना, उस सर्कल का सेंटर निकालना है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कुछ ऐसा लफड़ा है, ये स्फेयर गिवन है और ये प्लेन गिवन है, ये प्लेन ने कट किया, ठीक है, और ये प्लेन किया तो एक्चुअली इसका क्रॉस सेक्शन जो बना कैसा बना, सर्कुलर बना। इसी सर्कल बारे में बात कर रहे हैं। इसी सर्कल का सेंटर निकालना है C, इसी सर्कल का रेडियस निकालना है स्मॉल r, और ये स्फेयर का सेंटर है, ये P है, ये स्फेयर की रेडियस है। समझ में डायग्राम आया कि कहीं क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको सेंटर निकालना तो बात की बात है, पहले तो हमको स्फेयर का सेंटर निकालना पड़ेगा, स्फेयर की रेडियस निकालना पड़ेगा। तो निकालो जरा स्फेयर का सेंटर और रेडियस, स्फेयर का सेंटर रेडियस निकालो। कैसे निकालोगे, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर पढ़ाया गया है ना। देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर। क्या होता है इक्वेशन, वैसे तो इसको x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, यानी इसको हमें x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना चाहिए। करेंगे नहीं हम। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, स्टैंडर्ड लिखो, जनरल लिखो। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। याद आया? जरा देखिए, जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट, ये u को ऐसे बनाइएगा, x का कोफिशिएंट है 2u और वहाँ पर x का है -8, तो u की वैल्यू क्या हो गई? -4। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2v और वहाँ है 4, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? 2। यहाँ z का कोफिशिएंट है 2w और वहाँ पर है 8, तो w की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और यहाँ d की वैल्यू हो गई आपकी -45। अब सेंटर क्या होता है, जो कि आपने यहाँ O मान रखा है, -u -v -w बताया था हमने, याद है? यानी कि सेंटर आपका हो जाएगा O का कोऑर्डिनेट -u बोले तो 4, -2, -4, ये आपका सेंटर आ गया। 4, -2, -4, यानी ये सेंटर आपका आ गया 4, -2, -4, ये सेंटर ऑफ स्फीयर निकला। ठीक है, अब रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। रब करें इसको, ये इक्वेशन रब कर देते हैं, बस इतना, ऐसे नहीं रब करेंगे ना। रेडियस ऑफ स्फीयर निकालने जा रहे हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल R इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया गया था? √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। याद आया? बोले आप बताए रहो, याद आता रहता है, बस एक बार बता दो। √u स्क्वायर बोले तो 16 प्लस v स्क्वायर बोले तो 4 प्लस 16 और माइनस d है माइनस का 45 यानी प्लस का 45। तो अब ये रब कर दे, देखो कितना आएगा? 16 दूनी 32, 4 36, 16 दूनी 32, 4 36 और 45 हैं, 5 4 9 6 5 11, 81 आएगा हैं? नहीं भूलो ना, ये 9 आ गया, यानी आपका रेडियस 9 आ गया। ठीक है, अब बताइए क्या करें? इसको कैसे निकालें हम? कैपिटल R 9 आ गया, लिख दो यहाँ कहीं, यहीं लिख दो कैपिटल R 9। ठीक, अब बताइए स्मॉल r कैसे निकालें हम? नहीं मालूम, हमको ये निकालना पड़ेगा ना पहले भाई। अगर ये निकाल लें और ये निकाल चुके हैं तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके स्मॉल r का मान निकाल लेंगे। ये कैसे निकालें हम? क्या ये सेंटर से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर नहीं है? तो हमने पढ़ा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। कहाँ पता हमने पढ़ा है? हमने तो नहीं पढ़ा है। देखिए आप नहीं पढ़ा है। अगर किसी प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 हो, हम इसमें करेंगे, ये देखिए इस वाले में अभी चेंज करेंगे, यहाँ -3 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, और इसमें कोई बाहर पॉइंट दिया हो x1 y1 z1 और यहाँ से आप परपेंडिकुलर लेंथ निकालना चाहें p, तो हमने पढ़ा है इसको ax1 प्लस by1 प्लस सी जेड1 प्लस डी अपॉन अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद है? ये हमने केवल प्लेन में ही नहीं पढ़ा है, हमने इसको 10th लेवल में लाइन में पढ़ा है कि अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 हो और x1 y1 से परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना हो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी की सहायता से हम दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकाला करते थे। बोले हम तो कुछ नहीं निकालते थे। हाँ, हमने कभी नहीं निकाला, आप निकालते रहते होगे। तो अब ज़रा निकालते हैं हम, देखो ध्यान से। हमको OC चाहिए ना, तो यानी कि हमको इस पॉइंट से इस प्लेन पर, ये जो प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पर OC क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O टू द प्लेन 2 टू द प्लेन 2। ठीक है, यानी OC बराबर, देखो इस पॉइंट से आप डाल रहे हो,
इधर देखिए, तो ये पॉइंट क्या माना जाएगा, ये पॉइंट माना जाएगा x1 y1 z1, और ये फॉर्मूला लगा दो। देखो अगर इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 से कंपेयर करें, इधर देखिए, तो a हो गया 1 और x1 हो गया आपका 4, माइनस b हो गया 2 और y1 हो गया आपका माइनस का 2, प्लस c हो गया 2, z1 हो गया माइनस का 4 और माइनस का 3 अपान अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये जो भी वैल्यू ली जाएगी मॉड ली जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये आ जाएगा मॉड 4 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 3 बटे 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 बटे 3 है 1 आएगा। ये भाई 4 4 8 8 कट जाएगा, माइनस 3/3 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 1 आ गई वैल्यू। चूँकि मॉड लेना है इसलिए हमने ऑलरेडी उसको 1 कर दिया है। अरे भाई ये बताइए -1 लेंथ लेंगे हम, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, सावधान। आपको OC की लेंथ निकल आई, OC 1 निकल आया, OP निकल आया है 9, तो क्या CP नहीं निकाल सकते? निकाल लो CP, नोट कर लिया। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्रायंगल OPC, इन ट्रायंगल OPC OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। तो OC हो जाएगा, OP हो जाएगा 9, OC स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और CP स्क्वायर निकालना है, तो R स्क्वायर बराबर 8, R का मान आएगा √8 यानी 2 √2। ये रेडियस निकल आई। ठीक है। अब सेंटर कैसे निकाला जाए? सेंटर कैसे निकाला जाए जरा, सेंटर किसका, सर्कल का, सर्कल का सेंटर निकालना है। अब इसको निकालने के लिए चलते हैं हम कहाँ, क्लास 12th में प्लेन में थोड़ा सा घुसते हैं जाकर के। बोले अरे था यहीं रहो, प्लेन बता रहे हो। देखो स्फेयर का सेंटर है 4, -2, -4। ज़रा देखिए ध्यान से, हम इस डायग्राम को रब करते हैं, बड़ा घिना हो गया है, नहीं घिना तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो ये प्लेन है ना, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, वो स्फेयर के अंदर वाली लाइन है वही जो आप यहाँ P लिख रहे थे ना, यहाँ C लिख रहे थे आप, और यहाँ पर P' मान लो। ये प्लेन क्या है, x - 2y + 2z - 3 = 0। ये प्लेन है। प्लेन को पहचानते हैं आप? प्लेन का इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसा प्लेन है ये? बोले प्लेन वो खुरदरा नहीं है, प्लेन पर प्लेन है। प्लेन को पहचानते हैं ना आप? प्लेन में यानी इस प्लेन के इक्वेशन से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? बोले इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि आप क्वेश्चन लगा दो हम लगा लेंगे, ऐसे समझ नहीं आ रहा। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? नहीं मालूम। देखो ध्यान से, हमने पढ़ा है इंटरमीडिएट में कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन ax + by + cz + d = 0 अगर होता है तो जो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, ये एक्चुअली में drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है, नॉर्मल टू द प्लेन है। ये प्लेन के नॉर्मल के drs होते हैं। ठीक है। अच्छा एक मिनट, रेडियस ऑफ सर्किल कितनी निकली है? कितनी निकाली थी हमने? हैं कोई गड़बड़ कर दिया क्या हमने? 80 आएगा, गलत कर गए ना। 9 का स्क्वायर 81 होता है, शायद गलत क्या लिख दिया, देखिए ज़रा। सर्कल का रेडियस, मैं सर्कल ही तो बोल रहा हूँ, कितना रेडियस निकला है? कहाँ से 2√2 आएगा? सर्कल का रेडियस गलत निकाल गए हम। ये सर्कल था, ये 9 कैसे होगा? R स्क्वायर नहीं आएगा, आपने कुछ देखा ही नहीं उठा करके। भाई R स्क्वायर बराबर √R² -h स्क्वायर होगा ना, तो √81 - 1 होगा ना, √80 आएगा। 16 × 5 = 80, 4 √5 आएगा। जो हमने लिखा वही आपने लिख दिया। एकदम से मेरी निगाह पड़ गई, ये कहाँ से आ गया। देखो तो यानी कि ये जो ABC होते थे वो नॉर्मल के drs होते थे। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब आप सेंटर ऑफ सर्कल निकाल पाओगे। देखो
ये स्फीयर का सेंटर है ओ, क्या सेंटर था 4 कामा -2 कामा -4, है ना। अच्छा, यहां से आपने परपेंडिकुलर खींचा है और इसको आपने सेंटर कहा है, यही कहा है ना आपने। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ओ से जाने वाली एक लाइन का इक्वेशन निकाल दूं, अच्छा इसके नॉर्मल के डीआर्स क्या हैं, इसका नॉर्मल का डीआर्स नॉर्मल कुछ ऐसे रहा होगा, इसके डीआर्स 1 कामा -2 कामा 2 हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है और जेड का कोफिशिएंट सी होता है, ये तो है नॉर्मल की। अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचें, समझ लीजिएगा यहाँ से एक लाइन खींचें, ठीक है, और इसके पैरेलल है, तो जो इस लाइन के डीआर्स होंगे वो वही होंगे ना जो इसके नॉर्मल के डीआर्स हैं, यानी लाइन के डीआर्स 1 कामा -2 कामा 2 होंगे ही नहीं होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि ओ से जाने वाली लाइन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके डीआर्स यही है 1 -2 -2, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहा हूँ जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन के और ओ से होकर जा रहे हैं। निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका नाम दे दिए पीपी डैश। ये एक्चुअली ये वाला डायग्राम है, ये पीपी डैश है आपका, है ना, ये वाला, ये डायग्राम है, ये ओ है, ये सी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट आपने पढ़ा x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। तो x माइनस 4 अपान a बोले तो 1 इज इक्वल टू y माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2 अपान हो जाएगा -2 इज इक्वल टू z माइनस, यानी प्लस हो जाएगा 4 अपान 2, यही तो आएगा। हो गया। अब जरा समझिएगा, इससे r इसको इक्वल टू r मान लीजिए, अब r तो हम यूज़ कर चुके हैं क्वेश्चन में, कर चुके हैं ना, इसको लैम्डा मान लीजिए। देखो हमने इस पर लैम्डा डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया, एनी पॉइंट ऑन लाइन 2, एनी पॉइंट ऑन लाइन 2। कैसे निकालते हैं, इसको लैम्डा के इक्वल करते हैं, वहाँ से x निकालते हैं, इसको लैम्डा के इक्वल करते हैं, वहाँ से y निकालते हैं, इसको लैम्डा के इक्वल करते हैं, वहाँ से z निकालते हैं, याद है ना। यानी ये आपका पॉइंट क्या, लैम्डा प्लस 4, इसको जब इसके इक्वल करोगे तो -2 लैम्डा -2, इसको इसके इक्वल करोगे तो 2 लैम्डा -4, ये आएगा नहीं आएगा। ये पॉइंट, यही तो आपका पॉइंट है, आपने इसको माना है। तो आप कह दीजिए ये पॉइंट एक्चुअली है कहाँ पर, ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है, यानी ये पॉइंट आपका C निकल आया। तो आप लिखेंगे एज C लाइज ऑन द प्लेन, चूँकि प्लेन पे लाई करता है तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। करा दो सेटिस्फाई, इसको नोट कर लिया, इसको सेटिस्फाई करा दीजिए प्लेन को, इसको रब कर दो, ये C के कोऑर्डिनेट हैं। तो प्लेन को जब सेटिस्फाई कराओगे तो प्लेन का इक्वेशन क्या है, x बोले तो लैम्डा प्लस 4 -2, y बोले तो -2 लैम्डा -2 प्लस 2, z बोले तो 2 लैम्डा -4 और -3 बराबर 0। इसको खोलो, लैम्डा प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 -3 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, 4 4 8 9 लैम्डा, और प्लस 4 -8 कट गया इज इक्वल टू 3, लैम्डा का मान आ गया 1/3, लैम्डा आ गया। ये बताइए अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो क्या C की वैल्यू, C का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा। सो C क्या होगा, लैम्डा प्लस 4 यानी 1/3 प्लस 4 कॉमा -2/3 -2 और 2/3 -4, यानी ये C का कोऑर्डिनेट आएगा 4 3 12 1 13/3, 3 दूनी 6 2 8 -8/3 और 3 चौक 12 यानी -10/3। तो ये आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर निकल आएगा।
13/3 माइनस 8/3 माइनस 10/3। तो कैसा लगा ये टॉपिक? बोले बढ़िया है, अच्छा है, स्मार्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नोट करिए इसको।